हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग टीजीटी पीजीटी का मॉक टेस्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे। और ये देखिए पहला पार्ट है मॉक टेस्ट नंबर 11 का। और इसके पहले कुल आपका 10 टेस्ट हो चुका है जो 125 प्रश्नों पे आधारित था। और ये पूरा आपका टीजीटी पीजीटी के सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका यूनिट वाइज टेस्ट भी कंप्लीट कराए गए हैं। जैसे यूनिट 1 में पीजीटी में आपका क्या है, भूगोल का विषय क्षेत्र यानी थाट वाला पोर्शन है। इसमें 2 में आपका जो है स्थल मंडल है। स्थल मंडल का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक है। इस पे भी आपका टेस्ट टोटल लगभग जितने यूनिट हैं टीजीटी पीजीटी में अलग अलग सबका टेस्ट हो चुका है। और यदि आप टेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं, जो टेस्ट हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसका देखिए पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वीडियो मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे आप टेस्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, या आप कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स पूरा आपका टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ उस पर मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका नेट जा भी चल रहा है, तो जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं उससे आप व्हाट्सएप करके वहाँ कंप्लीट डिटेल ले लीजिए। डेमो वीडियो भी आप देख लीजिएगा प्रॉपर, उसी तरह से आपको कराया जाएगा। यदि आप सेटिस्फाई रहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं और नंबर यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हैं, ठीक। और यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह के आपको टेस्ट वीडियो पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है जो हमारे पास वो है कि हुगली नदी में, या जो हुगली नदी बेसिन है, यहाँ पे भारत में जूट उद्योग के स्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक। दिया गया है कि पश्चिम बंगाल जूट के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। सस्ता और कुशल श्रम की उपलब्धता यहाँ पे है। परिवहन की कम लागत है। पर्याप्त पानी की आपूर्ति की सुविधाएं हैं। तो हुगली में जो हुगली नदी बेसिन है, वहाँ पे भारत में हुगली नदी बेसिन में जो जूट उद्योग है, ठीक, वो सबसे ज़्यादा विकसित क्यों हुआ है हुगली नदी बेसिन में ही, उसका कारण यहाँ पे पूछ रहा है। और विकल्प आपका दिया 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 और 1 2 3 4, ठीक। यदि आपने जूट उद्योग प्रॉपर पढ़ा होगा, सूती वस्त्र उद्योग आपने पढ़ा होगा, जूट उद्योग पढ़ा होगा, तो इसे आप समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या क्या दिया। पश्चिम बंगाल जूट के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो हुगली नदी बेसिन जो है, यहाँ पे जूट उद्योग का प्रमुख क्षेत्र इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन में नंबर 1 पे है, ठीक। दूसरा ये चीज़ कि यहाँ पे सस्ता और कुशल श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। और नदी बेसिन है और इसकी वजह से क्या होता है, परिवहन की कम लागत होती है। और पानी की समस्या तो है नहीं क्योंकि हुगली नदी है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये चारों आपका यहाँ पे सही है, यानी डी विकल्प आपका राइट हो जाता है, ठीक। और यदि जूट की हम लोग बात करें तो जूट का लगभग 90% जो प्रोडक्शन है या खेती है वो आपका यहीं पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल में की जाती है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में डॉलराइजेशन शब्द का क्या मतलब होता है। देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे उसी पे बेस्ड है कि अर्थव्यवस्था में जो डॉलराइजेशन होता है ये क्या होता है। दूसरे देश की मुद्रा का अपनी मुद्रा के साथ उपयोग, या फिर देश द्वारा मुद्रा के रूप में डॉलर का उपयोग, या फिर रुपए को डॉलर में बदलने की प्रक्रिया, या किसी देश द्वारा डॉलर को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाना। तो डॉलराइजेशन का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब कोई देश अपनी मुद्रा के साथ या आधिकारिक प्रतिस्थापन के साथ दूसरे देश की मुद्रा का उपयोग करता है तो उसे क्या बोलते हैं, डॉलराइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि नेपाल और भूटान में जो है भारतीय रुपया अपने स्वयं के आधिकारिक मुद्राओं के साथ जो है वहाँ पे नेपाली रुपया है, भूटानी जो नोंगत्रुम है, ठीक, या नंगत्रुम भी कहा जाता है इसे। तो ये यहाँ पे व्यापार के लिए जाना जाता है, यानी वित्तीय सुरक्षा सीमा पार व्यापार के लिए जाना जाता है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे विकल्प जो हो जाएगा, डॉलराइजेशन का मतलब कि दूसरे देश की जो मुद्रा है, ठीक,
वो क्या करता है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा के साथ उस देश की या दूसरे देश की मुद्रा का प्रतिस्थापन कर लेता है, जैसे अपने यहाँ भी रुपया चलता है, नेपाली रुपया भी चलता है, ठीक। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ का भी वहाँ चल जाता है, वहाँ का यहाँ चल जाता है। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं डॉलराइजेशन। यही नहीं, जैसे डॉलर है, यहाँ आएंगे आप तो यहाँ डॉलर की जगह आपको रुपया मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि तो हिसाब से जो आपका डॉलराइजेशन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा कि दूसरे देश की मुद्रा का अपनी मुद्रा के साथ उपयोग। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान की स्थिति प्रदान करती है। तो विकल्प है आपके पास मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर, तापमंडल थर्मोस्फीयर समताप मंडल, और क्षोभ मंडल, ठीक। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, तो ये 4 मंडल दिए। इसमें पूछ रहा है कि जेट विमान जो है कहाँ पे उड़ाया जाए तो बहुत आइडियल सिचुएशन उसकी रहेगी। तो समताप मंडल जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये समझिए कि समताप मंडल क्यों। पहला तो ये कि जेट विमान घर्षण से बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं सब कहाँ संचालित होती हैं, आपके क्षोभ मंडल में। तो बादल हो गए या मौसम संबंधी घटनाओं की अनुपस्थिति यहाँ पे रहती है समताप मंडल में। इसकी वजह से जेट विमानों में घर्षण नहीं होगा और आग लगने की संभावना या जो विमान है उस पे जब बादल रहेंगे या मौसम संबंधी गतिविधियाँ होंगी तो इससे काफ़ी समस्याएं भी विमानों को झेलना पड़ता है, ठीक। दूसरी ये चीज़ कि इस एरिया में जो समताप मंडल है यहीं पे आपका क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर का मतलब ओजोन गैसों से समृद्ध क्षेत्र भी यहाँ पे होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो जेट विमान है इसके ईंधन की भी खपत क्या होती है, कम होती है। साथ ही साथ तापमान लगभग यहाँ पे स्थिर रहता है, ठीक। ये नहीं कि हर जगह पाया जाता है, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ कि तापमान लगभग यहाँ पे स्थिर रहता है, और जो विमान के इंजन की दक्षता के लिए आदर्श स्थिति भी ये उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे देखिए एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग रेंज और बादलों व अन्य मौसमी घटनाओं की भी यहाँ पे अनुपस्थिति होती है। तो जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती हैं, एयरक्राफ्ट गन, ठीक, वो भी यहाँ पे इस एरिया में इस रेंज में नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक। तो इससे भी बचाव होता है, सुरक्षा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। कारण भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है कि आम तौर पर ध्रुवों की ओर तापमान कम हो जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जब भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है आपका कम होगा, ठीक, कम हो जाता है। अब यहाँ पे दे रहा है कि क्योंकि एक नंबर दिया है कि हवा की चाल आमतौर पर भूमध्य रेखा की ओर होती है। दूसरा क्या दिया है, ठंडे ध्रुवीय वायु द्रव्यमान भूमि की सतह के ठंडे ध्रुवीय वायु द्रव्यमान भूमि की सतह के ताप को रोकते हैं। ठंडी सतह सौर ऊर्जा को उतनी आसानी से अवशोषित नहीं करती है जितनी कि गर्म सतह को करती है। ये देखिए ये विकल्प अलग है, ये विकल्प अलग है, सी वाला ये है। और डी विकल्प में देखिए जैसे ही हम ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं प्रगतिशील रूप से प्रति इकाई क्षेत्र में कम सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर गिरती है। तो यहाँ देखिए आमतौर पर जो ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है जो सौर ऊर्जा है पृथ्वी की, ठीक, जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते हैं तो प्रगतिशील रूप में, जैसे प्रगतिशील का मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे प्रगति करते रहेंगे यानी कि ध्रुवों की ओर, तो यहाँ पे प्रति इकाई क्षेत्र में कम सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर गिरती है। कम सौर ऊर्जा का मतलब कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, इसमें देखिए कुछ टेक्निकल नहीं है, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया,
और यहाँ पे आपका सूर्य है, तो सूर्य की यहाँ पे क्या पड़ती हैं, किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, यहाँ भी आपकी तिरछी पड़ेंगी किरणें, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, सोलर एनर्जी यहाँ पे कम पहुँचेगा, और जब सोलर एनर्जी कम पहुँचेगा तो एरिया क्या होगा, ठंडा रहेगा। जबकि यही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक। और इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त करता है, तो इसकी अपेक्षा जो है अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा जो है गर्म होती है। क्लियर हुआ, यहाँ पर डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में वनेडियम, देखिए पूरा हमने आपको भारत का खनिज वाला आंकड़ा पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा बैग जाके। किस राज्य में वनेडियम का भंडार पाया जाता है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, अरुणाचल में या झारखंड में, ठीक। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वनेडियम का जो भंडार पाया जाता है, तो जो जीएसआई है, ठीक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यही क्या करता है, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जो विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में भी जानकारी ये प्रोवाइड कराता है। तो इसके अनुसार जो है यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, ये आपका इसके एरिया में जैसे डेपो और तवांग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका वनेडियम का भंडार पाया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद है, कौन सा प्रमुख तांबा उत्पादक देश है, इंडोनेशिया, रूस है, श्रीलंका और चिली। तो इसमें आसान है, ये आप कर ले जाएंगे। देखिए चिली आपका जो है ये तांबे का उत्पादन में भी है और भंडार में भी चिली है, यानी विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्वादर बंदरगाह जो है ये कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में, ईरान में, भारत में, श्रीलंका में। तो जो ग्वादर पोर्ट है ये कहाँ पे है, तो ग्वादर पोर्ट जो है ये वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इसके पहले हम लोग बात करें तो मस्कट और ओमान की सल्तनत ने जो है 1958 के आसपास जो आपका ग्वादर पोर्ट है, ठीक, ग्वादर पोर्ट है, इसको लगभग इन्होंने 3 मिलियन में ख़रीदा था, 3 मिलियन US डॉलर में जो है ये पाकिस्तान ने किससे ख़रीदा, मस्कट और ओमान से ख़रीदा था। तो ये समझिए वर्तमान में ये पाकिस्तान के पास है। 58 में आपका मस्कट और ओमान, ठीक, मस्कट और ओमान की जो सल्तनत थी इनके ये पास था। उसके बाद 58 में जो है ये आपका ख़रीद लेता है पाकिस्तान, लगभग 3 मिलियन डॉलर के आसपास ये पैसा देता है और 4 साल के लिए बेसिकली खरीदता है। हालांकि बाद में जो है ओमान के बाद जो है यहाँ पे इसका ये और बढ़ जाता है। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा वर्तमान में बन गया है ग्वादर जो है, और इसे चीन द्वारा बनाया और चीन ने इस पे प्रतिबंधित भी कर देता है टाइम टाइम पे, क्योंकि इसका विकास वो कर रहा है और रणनीतिक और आर्थिक महत्व भी जो आपका बंदरगाह है यह पाकिस्तान के लिए रखता है। यानी कि ग्वादर पोर्ट जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे समुद्री नौवहन और तेल व्यापार मार्गों का ये क्रॉस जंक्शन भी है, ठीक, इसलिए ये काफ़ी महत्व रखता है। तो ग्वादर जो पोर्ट है ये पाकिस्तान में है। यदि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान से पहले किसके पास था, तो ओमान के पास था। किसके पास था, ओमान, ठीक। और पाकिस्तान का जो ये ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह है, ये समुद्री नौवहन और तेल व्यापार मार्गों का क्या है, क्रॉस जंक्शन है। मैप में आप देख पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, देखिए मूताराजी है, मोंगे है, तुंगेला है और एंजल जलप्रपात है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर जो है एंजल जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक, जो दुनिया का सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं इसको। क्या क्या है ये, और जो आपका तुंगेला है ये आपका अफ्रीका में है, ठीक, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है तुंगेला जो है।
झरना ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कथन वायु मोर्चे के बारे में गलत है? वायु द्रव्यमान के बीच सीमा क्षेत्र को मोर्चा कहते हैं। मोर्चा के गठन की प्रक्रिया को फ्रंट जेनेसिस के रूप में जाना जाता है। फ्रंट जेनेसिस यानी कि वातागर जनन, ठीक, फ्रंट जेनेसिस। केवल 2 प्रकार के मोर्चा होते हैं। जब ठंडी हवा गर्म वायु द्रव्यमान की ओर बढ़ती है तो इसके संपर्क क्षेत्र को ठंडा मोर्चा कहते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा इसके बारे में गलत है। तो इसमें आपका जो है सी वाला आपका यहाँ पे गलत है। कैसे? क्योंकि पहले ये समझिए कि मोर्चा क्या होता है। जब 2 अलग अलग वायु द्रव्यमान मिलते हैं तो उनके बीच की जो सीमा क्षेत्र होती है, ठीक, अलग अलग वायु द्रव्यमान, यहीं पे आपका देखिए जो सीमा क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? मोर्चा बोला जाता है। और मोर्चा जो गठन की प्रक्रिया है ये इसे क्या बोला जाता है? ये फ्रंटोजेनेसिस के रूप में जानी जाती है। किस रूप में? फ्रंटोजेनेसिस के रूप में जानी जाती है। मोर्चा जो है आपका 2 नहीं बल्कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। ठंडे मोर्चे, गर्म मोर्चे, स्थिर और गुच्छित। मोर्चे का मतलब वही वातागर से आप समझ सकते हैं एक तरह से, ठीक। तो ये 4 प्रकार का होता है। तो ये आपका गलत है और यही पूछा है, इसलिए सी विकल्प हो गया। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। तो ये तीनों जानिए तो इससे आप मोर्चा समझ जाएंगे। अगला है उत्तरी यूरोप की विशेषता क्या है? तो उत्तरी यूरोप में यहाँ पे दिया है टुंड्रा है, टैगा है, और ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं समशीतोष्ण शंकुधारी वन है, ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पे क्या है, किस यूरोप की बात कर रहा है? उत्तरी यूरोप की, ठीक, उत्तरी यूरोप की बात कर रहा है। और विकल्प ए दिया है टुंड्रा, फिर आपका टैगा और फिर शंकुधारी वन, ऊंचे पहाड़। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टैगा जो वन है ये आपका उत्तरी यूरोप के अंतर्गत इसे शामिल करेंगे। हालांकि पहले एक बार फिर से यहाँ से आइए देख लेते हैं। उत्तरी यूरोप की क्या विशेषता है? टुंड्रा वन पाए जाते हैं, टैगा है, यह समशीतोष्ण शंकुधारी वन है या ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही आप समझिए, यहाँ जो है उत्तरी यूरोप की विशेषता क्या है? यहाँ पे टैगा वनों की विशेषता यहाँ पे है, ये पाए जाते हैं विशेष तौर पे। तो टैगा की जो आमतौर पर जो है ये उत्तरी अमेरिका में से बोरियल वन के रूप में जाना जाता है या बर्फ़ के जंगल के रूप में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। और जो टैगा है एक प्रकार का बायोम भी है। बायोम या जियोम आपने सुना होगा, तो टैगा वन बायोम आप पढ़ते होंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस बायोम में जो है शंकुधारी वृक्ष ये होते हैं और इनकी विशेषता ये होती है, इसमें देखिए आपका चीड़ हो गया, लार्च, स्प्रेस ज़्यादातर मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो टैगा या बोरियल वन इसे कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भूमि बायोम है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा भूमि बायोम कौन सा है? टैगा वन बायोम है। और यह उत्तरी यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। इसे टैगा या बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे बर्फ़ का जंगल भी कहते हैं। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, ठीक। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, बेतवा नदी। बेतवा नदी किन 2 राज्यों के मध्य बहती है? ये आपका 12 नंबर आ गया। चलिए 11 था। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो गोदावरी देखिए ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी आप इसे कह सकते हैं। और गोदावरी पे ही आपका जो है बांध बनाया गया, जैसे आपका पोचमपाद बांध है। पोचमपाद बांध जो है ये तेलंगाना में पड़ता है, और पोलावरम
और भी डैम है छोटे छोटे। तो पोलावरम हो गया, पोचमपादी, ये आपका गोदावरी नदी में ही या इसी पे बनाया गया है। ये आपका महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक जिले के जो त्रयंबकेश्वर पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, और ये भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। ठीक, बेतवा नदी किन दो राज्यों के मध्य जो है बहती है? तो बेतवा ये आपका जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ये प्रवाहित होती है। ठीक, ये उत्तरी भारत की नदी है और ये बेतवा जो है यमुना की सहायक है। ठीक, यमुना की सहायक नदी है जो है बेतवा नदी है, और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती है, विंध्यन श्रेणी के उत्तर के आसपास जो है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? ठीक है, कौन सा एक रिजर्व एरिया नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य है, चिड़ियाघर है, या बायोमंडल रिजर्व। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे कहते हैं आप, जीवमंडल भंडार भी कह सकते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभयारण्य हो गया, या जीवमंडल नीचे आप इसे कह सकते हैं, ये सभी क्या हैं? ये संरक्षित एक प्रकार के पार्क हैं जो राष्ट्रीय सरकारों या सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसे संरक्षित किया गया है। ठीक, और इनके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित क्षेत्र भी पाए जाते हैं कि कहाँ तक कौन जा सकता है या नॉर्मल व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। जबकि चिड़ियाघर क्या है कि ये जानवरों को इसमें बाड़ों के अंदर इसमें रखा जाता है, उनका देखभाल किया जाता है और लोगों को इसे दिखाया जाता है। ठीक, तो इस वजह से आपका चिड़ियाघर जो है ये संरक्षित क्षेत्रों में नहीं आती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह व्यापार हवाओं के अनुकूल रूप से प्रभावित करती है, यानी व्यापारिक हवाओं को कौन सी जगह जो है प्रभावित करती है? इसमें आपका जो है वेस्ट इंडीज है, ब्राज़ील है, मैक्सिको, मेडागास्कर। विकल्प दिया 1 2 1 2 3 4 या फिर 3 4 या 2 और 4। ठीक, तो व्यापारिक हवाओं के अनुकूल रूप से प्रभावित होने वाले एरिया में देखिए आपका वेस्ट इंडीज भी है। व्यापारिक हवाओं का मतलब यही आपका 0 से लेके 30 वाला जोन। तो इसमें आपका वेस्ट इंडीज भी आ जाएगा, ब्राज़ील भी आ जाएगा, मैक्सिको भी आ जाएगा और मेडागास्कर भी आ जाएगा। यदि आप मैप आपको ध्यान होगा तो ये मान लीजिए हम बना दे रहे हैं, ये आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका हो गया इधर आपका, और यहीं आपका विंडीज हो गया, और ये मान लीजिए आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे आपका क्या है मेडागास्कर हो जाएगा, तो मेडागास्कर भी हो गया, ये ब्राज़ील हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है विंडीज है, यहाँ पे आपका मैक्सिको है। ठीक, तो ये सभी क्या है, ये व्यापारिक हवाओं वाले एरिया में आते हैं। तो वही चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ अलग से आपको करना नहीं है, तो यानी सभी आते हैं व्यापारिक हवाओं वाले क्षेत्र में, तो इसमें बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे लगभग 50 के आसपास देख लिया जाएगा। तो इसमें देखिए अलग अलग कंटिन्यूटी के बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में दिया है, जो असंबद्धताएं हैं उसके बारे में दिया है, मोहो है, कॉनराड है, लेहमैन है, क्रस्ट और मेंटल, ये सभी आपका जोड़ा यहाँ पे बनाना है। एक फार्मूला हमने बताया होगा कोमा रेगुली, ठीक, तो को से आपका हो गया कॉनराड, तो कॉनराड सबसे ऊपर है आपका। ठीक, क्रस्ट के बीच है, तो अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट, यहाँ पे देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऊपरी और निचले मेंटल के बीच। और यहाँ पे देखिए दिया गया प्रश्न क्या है कि ऊपर दिए गए जोड़े में से कौन सा सही तरीके से मेल खाता है। तो कॉनराड तो पहले गलत हो गया, ऊपरी और निचले मेंटल के बीच कॉनराड है नहीं। ठीक, मोहो आपका जो है
लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है, तो मोहो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी कि ये सही है, क्रस्ट और मेंटल के बीच है। क्लियर हुआ। फिर लेमैन पे आ जाते हैं। यहाँ से देखिए रेपीटी, कोमा हो गया, फिर आपका रे से हो गया रेपीटी, तो रेपीटी आपका किसके बीच है, ये जो मेंटल बोल रहा है ना, ऊपरी और निचले मेंटल के बीच रेपीटी हो गया। ठीक, और मेंटल और कोर, इन दोनों के बीच जो है ये आपका कौन सा हो गया, गुटेनबर्ग है। ठीक, गुटेनबर्ग के बाद आपका अपर कोर और लोअर कोर के बीच जो है लेमैन डिसकंटिन्यूटी है, तो ये भी आपका सही सुमेलित है, यानी 1 और 3 मिला है, तो इस हिसाब से विकल्प आपका सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपको पूरा समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कई बार यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये मेंटल हो गया, ये आपका कोर वाला एरिया हो गया। ठीक, हमने क्या बताया था, कोमा रेगुली, और भी चीज़ें आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको लगे ज़्यादा सुटेबल है। का से हो गया कोनोराड, तो कोनोराड आपका ये देखिए, यहाँ से हम चेंज कर दे रहे हैं कलर इसका, ये आपका हो गया कोनोराड, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनोराड। ठीक, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, मेंटल को भी 2 भाग कर दीजिए, ये आपका अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया, ये आपका अपर कोर हो गया, ये आपका लोअर कोर हो गया, ये आपका अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया। ठीक, तो ये आपका जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मोहो जो है किसके बीच हो जाएगा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ये आपका मोहो हो गया। और इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच। और ये आपका लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच कौन सा हो जाएगा, ये सॉरी, ये आपका गुटेनबर्ग नहीं, रेपीटी होगा। ये जो है यहाँ पे देखिए यही है ना, रे, कोमा रेगुली, रे से देखिए ये आपका क्रम काफ़ी डिस्टर्ब करता है, रेपीटी। तो उसके बाद आपका जो लोअर मेंटल हो गया ये, और अपर कोर, इसको ये आपका जो है क्या होगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है ये अपर कोर और लोअर कोर के बीच आपका लेमैन है। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, तो इसी तरह से आप डिटेल्ड में यहाँ पे जाया करिए, कोई भी आप पेपर सॉल्व करिए इसी तरह से आप उसको देख लिया करिए। और यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग 15 से लेके 70 से या 75 के आसपास क्वेश्चन जो है नेक्स्ट डे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसमें आपका 50 क्वेश्चन जो है इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, यानी टोटल 125 हो जाएगा। और देखिए अभी पीजीटी का आपका एग्ज़ाम का डेट तो क्लियर है नहीं, ये एग्ज़ाम मान के चलिए कि आपका होगा उधर मार्च अप्रैल के आसपास जाएगी, यानी नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो यदि आप अभी सोच रहे हैं या आपने अभी तैयारी नहीं चालू किया है, तो आप अभी से भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त समय है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ पे बैच है, तो उसका भी एग्ज़ाम इस बार तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, मार्च में मान के चलिए। ठीक, जो संभावित डेट है। और कुछ यहाँ पे सीटें भी जोड़ी गई हैं, उसका डिटेल अलग से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका हमने कॉलेज वाइज भी सीटों का विवरण प्राप्त हो गया है, तो आपको अलग से एक वीडियो में बता दिया जाएगा कि कहाँ पे किस कॉलेज में किस विषय की सीटें हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही हम लोग देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।